ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लास में। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार और आभार हमसे जुड़ने के लिए। यह बायोलॉजी बूस्टर सीरीज की पहली वीडियो है और इस सीरीज़ में हम प्रत्येक चैप्टर के उन अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को समझेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इस सीरीज के किसी भी वीडियो को आप मिस मत करिएगा और वीडियो को हमेशा पूरा अंत तक समझिएगा। और जो भी आपके मन में डाउट होगा वो हमें ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा। इसमें हम अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी को मेंशन करेंगे और केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही मेंशन करेंगे। तो बिना किसी फर्दर टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस पार्ट में हम अध्याय 3 अर्थात मानव जनन के 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेते हैं और जिसके आंसर भी आपको बताएंगे। तो हमारा जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सर्टोली कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखिए। या सर्टोली कोशिकाओं से क्या तात्पर्य है, या सर्टोली कोशिकाएं किसे कहते हैं, या सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये कोशिकाएं वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं की जननिक उपकला में स्थित होती है। ये पहले पार्ट का आंसर होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कहाँ पाई जाती है तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही आंसर आपको लिखना है। तो ये कोशिकाएं वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं की जननिक उपकला में स्थित होती हैं। ये कोशिकाएं बड़ी तथा स्तंभी होती हैं अर्थात रॉड शेप होती है हल्की सी। इनकी जो स्वतंत्र समूह सतह होती है वो समतल ना होकर के कटी फटी होती है अर्थात बीच बीच में बहुत सारे स्थान खाली होते हैं। और इन कटे पटे भागों में ही पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं धस करके शुक्राणु के रूप में कायांतरण करती हैं अर्थात बदलती हैं। तो ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृषण जालिका क्या है। वृषण जालिका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं अतिकुंडलित हो नलिका के रूप में अव्यवस्थित होती हैं। ये वृषण की सतह से आरंभ होकर के कम कुंडलित होती जाती हैं अर्थात आगे की ओर कम कुंडलित होती जाती हैं और अंत में सीधी ना होकर छोटी छोटी नलिकाओं के घने जाल में खुल जाती हैं जिन्हें वृषण जालिका कहते हैं। चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये है शुक्रवाहिनी, यहाँ देखेंगे ये है शुक्रवाहिनी, ये है एपिडिडाइमस बॉडी और यहाँ आप देख सकते हैं ये है वृषण जालक और ये हैं शुक्र नलिकाएँ। यहाँ आप और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। देखेंगे ये स्पर्म्स हैं, ये पूर्व शुक्राणु कोशिकाएँ हैं और यही हैं अंतराली कोशिकाएँ और ये उपस्थित हैं सर्टोली कोशिकाएँ। ये देखिए ये है सर्टोली कोशिकाएँ जो कि हमने पहला क्वेश्चन लिया था और ये हो गई सर्टोली कोशिकाएँ। और ये है जो वृषण जालक या वृषण जालिका जिसे कहते हैं, तो ये हैं वृषण जालिका। तो आई थिंक ये बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन और बहुविकल्पी के रूप में भी आ सकता है, अति लघु उत्तरीय के रूप में भी आ सकता है और साथ साथ में आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो नर व मादा लिंग हार्मोन के नाम बताइए। तो नो डाउट आप इसको पहले से जानते होंगे कि नर हार्मोन जो होता है वो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होता है। साथ साथ में जो मादा हार्मोन होता है वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जनन के प्रक्रम का सही क्रम क्या है। ये वहाँ पे क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो अव्यवस्थित होगा अर्थात व्यवस्थित नहीं होगा, सही आर्डर में नहीं होगा। तो आपको इस आर्डर में सेट करना होगा। ये एनसीईआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले युग्मक जनन होता है, फिर वीर्य सेचन होता है। अगर आपसे कभी पूछ ले वीर्य सेचन क्या होता है, तो वीर्य सेचन का यही अर्थ होता है कि वीर्य निर्माण के जो वीर्य बनता है और इसके बाद मैथुन क्रिया के बाद वीर्य बाहर योनि मार्ग में जो स्खलित किया जाता है उसी क्रिया को कहते हैं वीर्य सेचन। तो वीर्य सेचन होता है और वीर्य सेचन के बाद शुक्राणु चल कर जाते हैं, निषेचन होता है। निषेचन के बाद मारूला स्टेज आकर ब्लास्टुला में बनता है और गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में आकर चिपकता है जिसे रोपण कहते हैं। और रोपण के बाद भ्रूण का विकास होता है जिसे भ्रूणोद्भव कहा जाता है। साथ साथ में इसके बाद में सबसे लास्ट में प्रसव और चाइल्ड बर्थ होता है। तो ये पॉइंट वहाँ पर आएगा, मतलब आर्डर सही नहीं रहेगा तो उसको आपको रीअरेंज करके सही आर्डर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मक जनन क्या है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या
कितनी होती है, मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है या कैसी होती है युग्मक जनन। अगर वहाँ पे क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि युग्मनज क्या है। अगर युग्मनज करके यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए, युग्मक जनन और युग्मनज दोनों अंतर होता है, ये बातें आप पहले से जानते हैं, तो इनको समझा देते हैं। युग्मक जनन का अर्थ होता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है युग्मक जनन, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, अगुणित होती है। अगर यहाँ पर युग्मक जनन ना लिख करके युग्मनज लिख गया, अर्थात युग्मनज को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, तो जाइगोट अगर आ जाएगा तो वहाँ आपको लिखना है कि निषेचन के पश्चात बनी संरचना को जाइगोट कहते हैं, और वह कैसा होता है, 2n नंबर अर्थात द्विगुणित होता है, जबकि युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। नर में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर जो नर के वृषण होते हैं वो शरीर के बाहर, उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं। जबकि आपने देखा होगा जो फीमेल की ओवरी होती है वो कहाँ होती है, उदर भाग में होती है ना, और जबकि मेल के जो होते हैं वृषण वो बाहर उदर गुहा में लटके हुए दिखाई देते हैं, उदर गुहा के बाहर लटके हुए पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका मेन रीजन है नर में वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और यह आवश्यक होता है शुक्राणु के निर्माण के लिए। कहने के मतलब समझे आप, वृषण कोश का तापमान जो शरीर से 3 डिग्री सेल्सियस लगभग कम होता है, और जो कि सबसे ज़्यादा आवश्यक है शुक्राणु के निर्माण के लिए, और इसीलिए वृषण कोश ताप नियामक की तरह कार्य करता है, कंट्रोल करता है, जो कि शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक होता है। और इसी तरह स्टार्टिंग में तो ये उदर गुहा में होते हैं, लेकिन जन्म के पश्चात जो वृषण होते हैं वो वृषण कोश में शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि स्पर्म का निर्माण हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो सभी नर कैसे होते, बांझ होते या नपुंसक होते, अर्थात उनसे वो फर्टाइल नहीं होते और स्पर्म रिलीज नहीं हो पाता। साथ साथ में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, और पूछा भी जा सकता है कि सर्दियों में जो वृषण होते हैं वो काफ़ी सिकुड़े हुए होते हैं, जबकि गर्मियों में काफ़ी फैले हुए होते हैं और लटके हुए होते हैं। ऐसा क्या होता है जो वृषण कोश है, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर अधिक होता है शरीर का, तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वृषण दूरी तक लटकते रहते हैं, जबकि सर्दियों में शरीर का टेम्परेचर कम होता है, बाहर का टेम्परेचर मतलब कम होता है, कहने का मतलब सर्दी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो अपने क्षेत्रफल को कम कर लेते हैं, क्योंकि जितना क्षेत्रफल कम होगा उतनी सर्दी कम लगेगी। तो इसीलिए जाड़े में जो वृषण कोश होते हैं वो काफ़ी सिकुड़े हुए होते हैं, जबकि गर्मियों में काफ़ी फैले हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतक और कोरक में क्या अंतर है, अर्थात मारूला और ब्लास्टुला में क्या अंतर है। तो जो तूतक होता है मारूला वो 16 कोरक खंडों की संरचना होती है, जबकि जो ब्लास्टुला होता है वो 16 से अधिक अर्थात 32 या 64 की संरचना होती है कोरक खंडों की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया क्या है। ये क्वेश्चन आप ज़रूर समझ लें, क्योंकि आप सबको हमने बताया था कि जब भी स्पर्म जो होते हैं वो मूव करते हैं, यहाँ से चलते हुए हैं, तो वो अंडवाहिनी में मतलब स्पर्म जो होते हैं वो अंडाणु की ओर ही क्यों जाते हैं, तो इसके लिए कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन ही वर्क करती हैं। और साथ साथ में जो ये फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया है ये भी शुक्राणु की गति में मदद करते हैं। साथ साथ में गर्भाशय का जो सक्शन गति था वो भी मदद करता है, और इसके साथ साथ फैलोपियन ट्यूब में भी मूवमेंट होता है, वो भी शुक्राणु की गति के लिए मदद करता है। तो यहाँ अगर देखें फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया क्या है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। अंडाणु में फर्टिलाइजिंग एवं शुक्राणु में असंख्य एंटी फर्टिलाइजिंग के ग्राही स्थल होते हैं। इनकी क्रियाविधि से ही शुक्राणु व अंडाणु में आसंजन होता है, अर्थात एक दूसरे के पास आते हैं। यह अभिक्रिया एंटीजन और एंटीबॉडी के समान होती है, जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी ब्लड के होते हैं ऐसे ही यह क्रिया होती है। तो इतना पॉइंट आपको ज़रूर लिखना होगा। राबर की कोशिकाएं किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो राबर की कोशिकाएं कहते हैं भ्रूण बीज के ऊपर पाई जाने वाली
पोषकोरक कोशिकाएं राबर की कोशिकाएं कहलाती हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है भ्रूण के मेसोडर्म स्तर से बनने वाले किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखो। हमने आपको मेसोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म तीनों के अलग अलग पार्ट्स लिखाए हैं, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे आपको 1 नंबर तो ज़रूर ही मिल जाएगा। पहला है डर्मिस और दूसरा उत्तर होगा वृक्क, जनन और हृदय किससे बनते हैं? मेसोडर्म से बनते हैं। रुधिर है, ये सब आपने पढ़ा है। ऐसे मस्तिष्क एक्टोडर्म से बनता है, ये भी आपको हमने पहले से बता रखा है। तो क्लियर हो गई बात। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप रेगुलर वीडियो लेक्चर साथ साथ में क्वेश्चन की वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगी, तो आप रेगुलर चैनल को विजिट करते रहें। साथ साथ में अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो जो बेल आइकन है सब्सक्राइब के बगल में जो आपको बेल आइकन दिखेगा उसे आप ज़रूर दबा लें और आल ज़रूर सिलेक्ट कर लें। काफ़ी बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि सर हम तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, या हम ज्वाइन आपको कैसे करें, या हम आपकी क्लास से कैसे जुड़ें। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल पर आल सिलेक्ट कर लेना होगा, जिससे जब भी वीडियो आएगी आप तक पहुंच जाएगी। तो ये बात थी कि आपको कैसे क्लास को अटेंड करना है। बाकी आप सिलेबस को लेकर के बिल्कुल चिंतित मत होइए, क्योंकि जहाँ हम हैं वहाँ कोई गम नहीं है। बायोलॉजी को लेकर के आप परेशान मत होइए। रही बात, कुछ बच्चे केमिस्ट्री से रिलेटेड पूछते हैं कि सर केमिस्ट्री का वीडियो बनाइए, तो जल्द ही अर्थात आपको लगभग 5 से 10 दिन के बाद से रेगुलर आपको केमिस्ट्री की वीडियो मिलेंगी, क्योंकि उसके लिए हम निरंतर वर्क कर रहे हैं। तो थैंक यू, और यूं ही पढ़ते रहो।